हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार देखो बच्चों, लाइट एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने एनालिसिस जो भी किए थे सारे स्टेट को भी देख ले, सिर्फ मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रही, सारे स्टेट को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट अकेले मिलाकर 30 से 49% तक का वेटेज ले जाते हैं। किसी किसी पेपर में तो 50% लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को मिलाकर पूछा गया था। तो अकेले इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज 50 से 30% हो जाता है। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सही होंगे, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस में हम कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं स्किप करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर लाइट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए वो यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि जो भी बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें एक कोर्स जो एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो उनकी बहुत हेल्प कर सकता है वो सर्च कर रहे हैं। तो ईटीपी स्टार आपके लिए लाया है एक एनटीएससी का क्रैश कोर्स जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे और सारा मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको इसमें जल्दी से एनरोल करना है और स्कॉलरशिप के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म को आपको जल्दी से फिल करना है। तो आप फटाफट से इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आप और ज़्यादा अच्छे से, अपने मार्क्स को और ज़्यादा इंप्रूव इस कोर्स के साथ आप कर सकते हैं। तो अभी हम हमारे लाइट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी ऑफ अ प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। ये प्रिज्म दिया हुआ है तो इसके एक फेस एसी पर, यहाँ पर ए बी पर एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, रे इंसिडेंट हो रही है। ओके, अब ये सेम मीडियम यहाँ से रे इंसिडेंट कितने पे दिखा रखी है, 90 डिग्री पे। ओके, as a liquid of refractive index mu is placed on the face AC of the prism। इस प्रिज्म का फेस, जो ये AC फेस दिया हुआ है, इस फेस पर एक लिक्विड प्लेस्ड कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। द प्रिज्म इज मेड ऑफ द ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। और ये जो प्रिज्म जिस ग्लास का बना हुआ है उस ग्लास का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। द लिमिट ऑफ म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन फेस एसी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा इस म्यू की वो लिमिट बताइए, ये म्यू कितना होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, किस रेंज तक का होना चाहिए कि यहां पर एसी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो यार देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल वो एंगल जिसमें जैसे ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है, TIR जब भी होता है, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, वो इंसिडेंट एंगल होता है जिसपे अगर रे इंसिडेंट करे तो उसी मीडियम में वापस आ जाए। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लाइट के इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो TIR की बात हो गई। इसके लिए क्या इंसिडेंट एंगल को रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन आई को इंसिडेंट एंगल को, जो इंसिडेंट एंगल है उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्रिटिकल एंगल को मैं यहाँ C से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है, तो साइन C से ज्यादा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं, हमारा स्नेल लॉ होता है, उससे क्रिटिकल एंगल को क्या लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1। साइन C इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ये कैसे आता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर जब हम इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल है, वो हमें π/2 मिलता है। तो स्नेल लॉ से साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो साइन C क्रिटिकल एंगल कितना आ जाता है, साइन C क्रिटिकल एंगल कितना आ जाता है, जब आप साइन IC μ1 साइन IC इज इक्वल टू μ2 साइन, इधर कितना हो जाता है π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी, 1। तो साइन IC, साइन क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, साइन C इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ये हमें पता है। तो इस फॉर्मूले में ये जो हमारी कंडीशन है इसमें हम साइन C की वैल्यू लिख दें, तो साइन I इज ग्रेटर देन कितना, साइन C क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये म्यू है, म्यू2 की क्या वैल्यू है, म्यू, और μ1 की क्या वैल्यू है, 3/2।
ये हमने कर दिया। अब बात आती है मैम इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल बना लो, इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90 और 60, ये 180 का है ट्राइंगल पूरा, तो ये 30, तो ये नॉर्मल से ये वाला कितना बचा 60, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या मिल गया कि जो साइन 60 डिग्री है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, म्यू डिवाइडेड बाय 3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √3/2, और 3/2 को इधर लेके जाएंगे ग्रेटर देन म्यू। तो ये कंडीशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी कि म्यू हमेशा लेस देन होना चाहिए, इधर लगा दिया म्यू हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। ये वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी म्यू के लिए कि म्यू ऑलवेज लेस देन होना चाहिए 3√3/4। तो ये यहाँ पर इस वाली जो इंसिडेंट एंगल है ये वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, मतलब यहीं से इसी ग्लास मीडियम में आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ए ऑप्शन ये वाला दिखाई दे रहा है, म्यू लेस देन 3√3 डिवाइडेड बाय 4। तो ए ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें TIR का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, प्रिज्म भी है, स्नेल लॉ भी लग रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी। पूरे कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमको टिक करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ग्राफ इन फिगर शोज हाउ द इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का इनवर्स कितना हो गया 1/m, यानी उसके बीच में प्रोड्यूस्ड बाय द थिन कॉन्वेक्स लेंस, थिन कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, वेरीज विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो 1/m यानी मैग्निफिकेशन का इनवर्स है उसका u के साथ जो ग्राफ है वो दिया हुआ है, तो हमें पावर बतानी है लेंस की, क्या बतानी है, पावर बतानी है। तो यार देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमें लेंस फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इस फॉर्मूले में ऊपर सब जगह u से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा u/v। मतलब अब आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में मुझे मैग्निफिकेशन लाना है। मैग्निफिकेशन क्या, इमेज का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस डिवाइडेड, इमेज का पोल से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, यानी कि m इज इक्वल टू v/u। ये तो हम सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं इसको ऊपर u से डिवाइड करूंगी तो u/v माइनस 1 इज इक्वल टू 1/f। 1 को इधर लेके चले जाओ, u/v कितना बन गया 1/, यहाँ भी तो u आएगा, u/f प्लस c प्लस 1, ये 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कि m इज इक्वल टू v/u होता है, अब हमारे पास तो u/v है, तो क्या मुझे 1/m मिल जाएगा ऑब्वियसली, और ग्राफ भी उसी और उसी के बीच में दिया हुआ है, इनवर्स ही तो है मैग्निफिकेशन का, तो u/v को मैं 1/m लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू ये कितना हो गया u/f प्लस 1। अब आप इसको किससे कंपेयर करो, इस ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनी हुई है, ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू m, क्या y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m क्या होता है उसमें स्लोप होता है, तो यहाँ पे अगर y, ये y हो गया, y इज इक्वल टू mx, m यहाँ पर क्या हो गया 1/f, x कितना हो गया u प्लस c, 1 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो m है, जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f। m का मतलब क्या है स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा 1/f। अब इस ग्राफ का स्लोप आप देखो, स्लोप क्या होता है tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना b, बेस कितना c, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्लोप। मतलब 1/f को किसके बराबर लिख सकते हैं, 1/f को लिख सकते हैं b/c के बराबर, b/c के बराबर। हमको पता है 1/f ही लेंस की पावर होती है, लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f हमें क्या मिल गई b/c, तो b/c कौन सा ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखना है, तो b/c फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखो मैथ्स भी लग रही है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथ्स। अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, स्लोप निकालना आता है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें भी आपको बिल्कुल याद रखनी है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम, 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम दिए हुए हैं, अलग अलग है, n1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 इसका है, n3 इसका है, n4 इसका है, ठीक है।
as shown in the figure, the surface of all mediums are parallel if the emergent ray CD, emergent ray CD ये वाली है, लिखा हुआ है CD, to the incident ray AB, parallel to the incident ray AB, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है कि जो इमर्जेंट रे है वो CD ये इस AB के क्या है, पैरेलल है। ये जो मीडियम में N1 मीडियम में AB है और जो CD N4 मीडियम में CD है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी आपको कंडीशन दी हुई है AB पैरेलल है किसके, CD के, और सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑल सरफेसेस क्या है, एक दूसरे के, मीडियम क्या है अलग अलग है लेकिन सरफेसेस क्या है, सेम है। ओके, ये दिया हुआ है। वी मस्ट हैव हमको बताना है कि कौन सा मीडियम किसके बराबर होगा। अब देखो यार, हमें पता है स्नेल लॉ से हमें क्या पता है कि n sin थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसी भी दो मीडियम के लिए, तो इसको हम लिख देते हैं μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर n1 sin थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो क्या ये दोनों ए बी सी डी पैरेलल है, तो क्या थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सेम मीडियम के लिए पैरेलल रेज के लिए थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो थीटा अगर कांस्टेंट हो गया, थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा की वैल्यू सेम आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा n1, वो दो मीडियम जिनके लिए थीटा कांस्टेंट है, वो दो मीडियम किस में है, रे ए बी n1 में है, रे ए बी किस में है, n1 में है, और रे सी डी किस में है, n4 में है। इन दो, ये दोनों पैरेलल है रेज एक दूसरे से, तो क्या इनके n1 और n4 इज इक्वल, दोनों मीडियम इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल, तभी तो पैरेलल आई है, तभी तो पैरेलल आई है, तभी तो थीटा कांस्टेंट होगा। तो n1 इज इक्वल टू n4 आपको देखना है कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, n4 इज इक्वल टू n1, डी ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक लगाना है। वैसे तो आपको अब ये चीज पता है कि अगर इंसिडेंट रे अगर बीच में से कितने भी मीडियम्स में से गुजरे, बाद में अगर निकलते टाइम जिस मीडियम में वो अगर इंसिडेंट रे की पैरेलल आ रही है, तो मतलब वो जिस मीडियम में इंसिडेंट हुई थी उसी मीडियम में वापस बाहर निकल रही है, ये हमको पता है। लेकिन आया कैसे, वो ऐसे आया क्योंकि दोनों मीडियम्स के लिए थीटा कांस्टेंट पैरेलल हो गई रे, थीटा कांस्टेंट तो मतलब वो दोनों मीडियम क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, वो दोनों मीडियम सेम हो जाएंगे, इसलिए n1 किसके बराबर हो गया, n4 के बराबर हो गया। समझ में आ गई बात, बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू लाइट रेज P and Q are incident on optical device X which finally goes along R and S. Identify optical device S, ये कोई optical device X है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि टू लाइट रेज P और Q, P और Q मतलब दो लाइट रेज इस डिवाइस में ऐसे जाती है, ठीक है, इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस एस विच फाइनली गोज अलोंग, और कैसे फाइनली वापस कैसे आती है, आर और एस के अलोंग वापस आती है। तो आपको बताना है कि ये डिवाइस इनमें से कौन है जो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो यार, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो बाद में रिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो बाद में रिफ्लेक्शन हुआ है, ये अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर हो रहा है, अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग गई थी लेकिन उनसे दूर वापस आ रही है। तो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा मिरर है, सिर्फ ये कॉन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो रिफ्लेक्शन को अक्योर करता है, किससे, रिफ्लेक्शन, इसी में अक्योर रिफ्लेक्शन किसके, अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। अगर ये बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कॉन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इफ P and Q आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, P और Q किससे डिस्टेंस दिए हुए हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। पहले तो डायग्राम बना ले, इजी हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि फटाफट पढ़ते पढ़ते उसके साथ डायग्राम बना ले, तो इसका डायग्राम इधर बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है, P और Q आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट का P और इमेज का Q। तो हम पहले इमेज और ऑब्जेक्ट सब बना लेते हैं। कॉन्केव मिरर बनाना है, कॉन्केव मिरर हो गया ऐसा वाला, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये हमारा इसका फोकस मान लो, ये ऑब्जेक्ट मान लो और ये इमेज मान लो। तो क्या दिया हुआ है, P तो ऑब्जेक्ट से फोकस का डिस्टेंस
और Q इमेज से फोकस का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना होता है, जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होता है U, और इमेज से पोल का डिस्टेंस कितना होता है V। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, U माइनस एफ लिख सकती हूँ P को, तो P को मैंने लिख दिया U माइनस एफ। और अब मैं मोड भी लगा दूंगी, मोड क्यों लगा दूंगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से फिर फर्क नहीं पड़ेगा। और Q को क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पूरा कितना है V, V में से क्या क्या माइनस कर दूं मैं, पूरा कितना है V, V में से F निकाल दूं तो Q आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से समझते रहना, इस पूरे V में से ये F निकाल दिया तो Q आ गया, तो Q को क्या लिख सकती हूँ, V माइनस एफ। इतना समझ में आता है। अब इससे देखना बाद में कितनी बड़ी चीज प्रूफ हो जाएगी। अब इसका आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, P Q करो, क्या करना है, P Q करो, P और Q को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, U माइनस एफ और V माइनस एफ को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना मल्टीप्लाई करके देखो, UV माइनस UF माइनस VF और प्लस एफ स्क्वायर। लिख लो, इसको लिखा रहने दो कि मैम अभी पता चलेगा कि क्यों किया, ये कर लिया। अब हमको मिरर फॉर्मूला से क्या पता है कि 1/f फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको 1/f इज इक्वल टू uv कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या लिखोगे, u प्लस v, v प्लस u और u प्लस v एक ही बात है। इसको इधर ले जाओ, इसको uv को इधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, uf प्लस vf। और ये uv वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये uv वाली वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो पुट करके देखते हैं। तो uv की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो क्या लिखोगे, uv की जगह आपको लिखना है uf प्लस vf और माइनस बाकी की चीजें जैसी है उनको वैसे लिख दो, माइनस uf माइनस vf प्लस एफ स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, और ये किसके इक्वल था, PQ के, तो PQ तो हमको लिखना ही है। तो UF पॉजिटिव माइनस UF नेगेटिव कट गए, खत्म, बिल्कुल। VF पॉजिटिव VF नेगेटिव, मैटर क्लोज। क्या बचा, सिर्फ एफ स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, PQ के। F इज इक्वल टू PQ और ये बन जाता है एक आपका न्यूटन्स फॉर्मूला, जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हो। क्या होता है न्यूटन्स फॉर्मूला, कि अगर फोकस से इमेज का डिस्टेंस और फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फोकस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, फोकस से इमेज का डिस्टेंस और फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आपका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, फोकस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये न्यूटन्स फॉर्मूला है जो आप हायर क्लास में पढ़ने वाले हो। न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ मिरर, मिरर के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला है, मिरर्स के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला है। फोकल लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। PQ क्या है यहाँ पर, फोकस से इमेज का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब ये वाला ऑप्शन हमें देखना है कि किसमें मैच हो रहा है। समझ में आ गई पूरा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर था। अगर आप इसको वैसे करने बैठ जाओगे ना कि इस फॉर्मूले में U प्लस एफ रख दिया तो वो आपकी मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कौन से ऑप्शन में, वो देखना है। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ आपका C ऑप्शन आ रहा है और यही न्यूटन्स फॉर्मूला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ मिरर, मिरर के लिए PQ क्या है यहाँ पर, PQ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोकस की ऑब्जेक्ट से दूरी और फोकस की इमेज से दूरी। ठीक है, तो ये C ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप इससे आपको लाइट के कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ और भी वीडियोस को देखकर अपना जो सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।